हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो बेटा हाउ इज गोइंग ऑन, कैसे चल रहा है चैप्टर, समझ आ रहा है या नहीं? आई होप समझ आ ही रहा है। सो बेटा वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 4 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। और इसके बारे में अभी हमने जो हमने टॉपिक किया था, एंड इन दैट टॉपिक वी हैड डिस्कस अबाउट रिंडरपेस्ट एंड आई टोल्ड यू दैट टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो वो टॉपिक अपना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपका अच्छे से ज़रूर करना है, क्लियर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट पॉइंट पेज नंबर 87, टॉपिक नंबर 2.4 इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अफ्रीका एंड अदर पार्ट, ओके। अब इसमें हम लोग इंडिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि यूरोपियन लाइफ पे बड़ा इम्पेक्ट पड़ा जब उन्होंने अदर कंट्रीज़ पे अपने ऑक्यूपेशन कर लिए, कब्जे कर लिए, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लिए। अब क्या हुआ, वहाँ के रिसोर्सेज को यूरोपियन अपने लिए यूज़ करने लग गए। वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उनको अपने लिए यूज़ कर रहे थे, आर्मी में अपने लिए लड़ने के लिए भेज रहे थे, प्लांटेशन में काम करने के लिए भेज रहे थे, नई नई जगहों पे जहाँ पे उन्होंने अपने एरियाज़ को एक्सपेंड किया था। चलो, the example of indentured labor migration from India also illustrate the two-side nature of 19th century world। अब इंडेंचर लेबर जो था ये भी एक सिस्टम दिखाता है दो तरह की लाइफ, एक वो साइड जिसमें बेनिफिट आ रहा था, ट्रेडिंग इंक्रीज हो रहा था, दूसरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो लेबर पे पड़ता था, स्पेशली जो इंडिया से या कहीं से भी जाते थे दूसरी जगहों पे, ठीक है। तो वहाँ की लिविंग कंडीशन उनके फेवर में नहीं होती थी, उनको बड़ा टॉर्चर वाले एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता था, उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, वो फ्री इवन वो कहीं आ जा भी नहीं सकते थे, ठीक है। सो इंडेंचर लेबर का आपको साइड में मीनिंग गिवन है, मीनिंग पढ़ो। बेसिकली होता क्या था, इंडेंचर लेबर हिंदी में कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। दैट लेबर वॉज बाउंडेड विद अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था पहले 5 साल का। तो वो अभी जो मज़दूर वो साइन करके जाएगा वो टाइम पीरियड से पहले वापस नहीं आ सकता था, ठीक है। सो अ बॉन्डेड लेबरर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू अ न्यू कंट्री और होम। अब उसको या तो नए कंट्री, नए देश में जाना पड़ेगा या फिर अपनी कंट्री में भी काम मिल सकता है उसको। तो बेसिकली जो यूरोपियन कंपनीज होती थी, ठीक है, जैसे ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन का इंडिया पे भी कब्जा था, ब्रिटेन ने अफ्रीकन हिस्सों में भी कब्जे किए, फिर ब्रिटेन ने जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, कैरेबियन कंट्रीज़ पे अपने कब्जे किए जाके, ठीक है। कैरेबियन कंट्रीज़ आपको बताया था कौन सी हैं, अब ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पे बीच में छोटी छोटी सी कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं और इस सी को क्या कहते हैं, कैरेबियन सी, ठीक है। इसीलिए इन कंट्रीज़ को क्या बोलते हैं, कैरेबियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है। छोटे छोटे से आइलैंड कंट्री हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जमैका है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, बारबाडोसा है, डोमिनिका है, हैती। आप गूगल मैप में एक बार ये एरिया जूम करके देखो, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको कंट्रीज़ दिखेंगे। या आपने एक टीम सुनी है ना, वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज़ क्या है, इन एरियाज़ में जो छोटी छोटी कंट्री है, ये वैसे तो अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग देश हैं, ठीक है, बट इनकी जो क्रिकेट टीम है वो सबकी साझी है, तो इसीलिए उस टीम को वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। उसमें कोई, इसमें ये सारे अलग अलग पार्ट के कंट्री के लोग हैं। अब आप एक चीज़ देखना, वेस्ट इंडीज़ की कंट्री के अगर आप टीम प्लेयर के नाम आपने सुने हो, अगर आप क्रिकेट देखते हो, उसमें एक प्लेयर है, उस प्लेयर का नाम है सुनील नारायण, ठीक है। अब सुनील नारायण तो एक हिंदू नाम है,
उस टीम में एक प्लेयर है, उसका नाम है सुलेमान बेन। सुलेमान एक मुस्लिम नेम है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे और भी हैं, लाइक जैसे गेल, तो आपने देखा ही होगा। गेल तो ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, ठीक है। बट आपने बहुत सारे ऐसे हिंदू नाम सुनोगे, बहुत सारे मुस्लिम नेम सुनोगे वहाँ पे, ठीक है। पहले भी एक प्लेयर था उसमें वेस्ट इंडीज़ में, उसका नाम था राम नरेश सरवन। तो राम नरेश तो इंडियन नेम है, ठीक है। एक का नाम था शिव नारायण चंद्रपौल, तो वो भी क्या है, इंडियन नेम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नेम हैं। अब आप सोचो, यहाँ पे अमेरिका है और इंडिया कहाँ है? इंडिया बहुत दूर, सारा यूरोप एंड अफ्रीका क्रॉस करके एशिया में यहाँ पर। तो ये इंडियन नेम यहाँ कैसे चले गए, ठीक है। तो ये चीज़ें, यानी कि ये लोग यहाँ इतने दूर कैसे पहुँच गए और आज उस टीम में खेल रहे हैं। अब और आप सुनील नारायण की शक्ल देखोगे तो वो भी कंप्लीट इंडियन नहीं लगता, मतलब उसका रंग भी डार्क है, वैसे ही स्टाइल है उसका, ठीक है ना। उसकी जो टंग है वो इंडियन जैसी है, क्योंकि सुनील नारायण कोई ताज़ा ताज़ा इस एरिया में नहीं गया, वो बहुत पहले इंडियन, उसके कभी फोर फादर्स, परदादे, वो कभी इन एरियाज़ में गए थे, ठीक है। क्यों गए थे? वो इंडिया से एज ए इंडेंचर लेबर इन इलाकों में काम करने गए थे, जब ब्रिटेन ने इन एरियाज़ को अपने कंट्रोल में लिया। यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं थी, कम थी, रेयर, ना के बराबर, पर ज़मीनें खाली पड़ी थी। तो इन एरिया से, जैसे इंडिया से, अफ्रीका से क्या किया जाता था, लोगों को या तो एज ए इंडेंचर लेबर कॉन्ट्रैक्ट करके ले जाया जाता था यहाँ पे प्लांटेशन फील्ड में काम करने के लिए, ठीक है, या फिर गुलामों को पकड़ पकड़ के लाया जाता था और गुलामों से काम करवाया जाता था, ठीक है। फिर बाद में वो लोग वहीं पे बसे रह गए, वो आए नहीं वापस, कुछ वापस आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना से भी बहुत लोग आए, यहाँ पे इंडिया से भी बहुत, और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड, अफ्रीका में पूरा एक नेटवर्क सा बन गया। सो द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन, तो ये लाइन हो गया। नेक्स्ट, इट वॉज अ वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट मिजरी। तो ये जो इंडेंचर लेबर की वजह से एक न्यू वर्ल्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, उसमें ट्रेडिंग ने तो एक्सपेंड किया, व्यापार में बढ़ोतरी हुई, एक जगह का व्यापार दूसरी जगह, यूरोप की बहुत सारी जगहों से चीज़ें यूरोप जा रही हैं, यूरोप से अदर कंट्री आ रही हैं, क्योंकि नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गए, नए बड़े बड़े शिप आ गए, बड़े बड़े क्रूज़ आ गए, रेलवे एक्सपेंड हो रहा था, तो चीज़ों का आना जाना बड़ा ईजी हो गया, तो ट्रेड भी एक्सपेंड हो रही थी। पर तो इसने एक तरफ तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत फास्ट किया, बट दूसरी तरफ प्रॉब्लम भी क्रिएट की है, ठीक है, लोगों को दुख भी दिए। सो एज वेल एज ग्रेट मिजरी, हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स। कुछ लोगों की इनकम तो बढ़ी, बट बहुत लोगों में गरीबी बढ़ गई। टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन सम एरिया एंड न्यू फॉर्म ऑफ कोएर्शन इन अदर। कुछ एरिया में तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हुआ, ग्रोथ हुआ, बट उसी टेक्नोलॉजी से कुछ एरियाज़ पे क्या हुआ, वो नेगेटिव चले गए, उन पे दबाव बढ़ा उनका, तो बल्कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ। In the 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantations, in mines and in road and railway construction projects around the world. तो 19th सेंचुरी में हजारों लाखों की तादाद में इंडियंस एंड चाइनीज़ लोग जो थे, क्योंकि पॉपुलेशन इन दो जगह पे ही ज़्यादा थी, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे लोग जो है पूरी दुनिया में काम करने के लिए, चाहे प्लांटेशन पे, रोड मेकिंग में, ठीक है, सेटलमेंट्स के लिए या फैक्ट्रीज में काम करने के टारगेट की वजह से उनको क्या किया गया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। जैसे जो एरिया फ्रांस के कब्ज़े में थे, उनकी ऐसे आपस में चलती थी, जो एरिया इंग्लैंड के कब्ज़े में थे उनकी आपस में एक मूवमेंट चलती थी। जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होती उस एरिया से कम पॉपुलेशन वाले एरिया में भेजे जाते थे काम बढ़ाने के लिए। In India, indentured laborers were hired under contract, which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employer plantation. तो इंडिया में जो इंडेंचर लेबरर थे उनको कॉन्ट्रैक्ट करके भेजा जाता था अदर कंट्रीज़ में, फिर प्रॉमिस रहता था कि आपको 5 साल पूरे होने के बाद इंडिया वापस भेजा जाएगा, और वो भी किसके खर्चे पे, एम्प्लॉयर के खर्चे पे, ठीक है।
Most Indian indentured worker came from the present day region of eastern Uttar Pradesh, Bihar, central India and the dry districts of Tamil Nadu. तो इंडिया से बहुत सारे एरिया से, स्पेशली जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बिहार, सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश के एरिया से, छत्तीसगढ़ के एरिया से एंड ड्राई रीजन्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो जिन एरियाज़ में यानी कि काम की कमी थी या लोग ज़्यादा थे, वहाँ से बहुत सारे लोग काम की तलाश में नई नई जगहों पे एज ए इंडेंचर लेबर गए। इन द मिड 19th सेंचुरी दीज रीजन्स एक्सपीरियंस्ड मैनी चेंजेस, ठीक है। तो मिड 19th सेंचुरी में उन रीजन्स में कुछ चेंजेस देखने को मिले। कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड, लैंड रेंट रोज। तो कॉटेज इंडस्ट्री यानी घरों में जो पहले काम चलते थे वो काम बंद हो गए, कम हो गए। लैंड रेंट रोज, ज़मीनों के दाम बढ़ गए, किराए बढ़ गए। लैंड वर क्लियर्ड फॉर माइन एंड प्लांटेशन, खेती करने के लिए या माइनिंग के लिए ज़मीनों को साफ किया जाने लगा। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइफ ऑफ पुअर। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसको पड़ा? पुअर, गरीबों को, जो उस एरिया में पर्टिकुलरली रहते थे, ठीक है। So they failed to pay their rents, became deeply indebted and were forced to migrate in search of work. अब मान लो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उन्होंने ज़मीनों पे वो टैक्स लेते थे, रेंट लेते थे। तो जो किसान टाइम पे टैक्स पे नहीं कर पाता था, रेंट पे नहीं कर पाता था, तो या तो उसकी ज़मीन ले ली जाती थी, ठीक है, और या फिर उसको सज़ा हो जाती थी। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने सज़ा से बचने के लिए या उनकी ज़मीन लेने के बाद उनको वो एरिया छोड़ने पड़ते थे, तो वो एरिया छोड़ छोड़ के नई नई जगहों पे चले गए, कुछ नए, क्योंकि उनको अब नई जगह पे काम ढूंढना था। या जब कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन हुआ, ठीक है, तो कॉटेज, जैसे पहले बहुत सारे लोग वीवर्स थे, बुनकर, बुनने का काम करते थे, आपने 8th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो जब इंडिया में फैक्ट्रियों से माल आना शुरू हुआ इंग्लैंड से, वो सस्ता पड़ता था और हैंडमेड जो कॉटन होती थी वो महंगी पड़ती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो बुनकर थे उनका काम धंधा चौपट हो गया, तो उनको भी नए काम की तलाश थी, तो उन्होंने भी एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया था। ओके, सो कम टू नेक्स्ट पेज। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर माइग्रेंट्स वर द कैरेबियन आइलैंड्स। तो ज़्यादातर जो इंडियन लोग थे वो किन एरियाज़ में गए? कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज़ में, यानी कि यहाँ पे मेनली त्रिनिदाद, गुआना एंड सूरीनाम, मॉरिशस एंड फिजी, ठीक है। एक फिजी नाम की कंट्री है, फिजी में बहुत इंडियंस हैं। इवन वहाँ पे तो एक बार प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन बना था, महेंद्र नाम था उसका। मॉरिशस है, मॉरिशस में तो प्रेसिडेंट हो या इंडियन ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंडियंस है, ठीक है। जैसे जगन्नाथ परविंद नाम का व्यक्ति वहाँ पे बने थे, तो इस तरह से देयर आर मैनी नेम्स। और आज भी आप देखो अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से गए हुए हैं, वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट में आज यानी कि पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरह ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंडियन मेंबर्स हैं, तो बहुत पहले से गए हुए हैं उन एरियाज़ में। ओके, सो मॉरिशस एंड फिजी। क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट वेंट टू सिलोन एंड मलाया, ठीक है। और जो तमिलनाडु के एरिया के थे वो कहाँ गए? श्रीलंका वाले एरियाज़ में चले गए या मलाया के इलाकों में चले गए। इंडेंचर वर्कर वर ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन आसाम। और बहुत सारे इंडेंचर लेबर को आसाम में टी प्लांटेशंस में भी काम पे लगाया गया था, यानी कि कुछ जो इंडिया में रखे, कुछ इंडिया में हो गए, कुछ बाहर चले गए। Recruitment was done by agents engaged by employer and paid a small commission. अब वो जो इंडेंचर लेबर रखी जाती थी एट दैट टाइम, दे वर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, बट सम एजेंट्स वर ऑल्सो वर्किंग देयर। वो एजेंट्स क्या करते थे? जैसे लोगों को लाते थे, ठीक है, इंडेंचर लेबर में काम दिलाने के लिए, या तो एम्प्लॉयर्स या जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो उन एजेंट को कमीशन देते थे बंदे लाने पे, ठीक है। तो वो बंदे लेके आते थे पकड़ पकड़ के। मैनी माइग्रेंट एग्री टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन इन देयर होम विलेज। अब उनके गांव में भी बड़ा उनका ऑपरेशन रहता था, यानी कि उनको बड़ा प्रॉब्लम्स रहती थी, ठीक है,
जो गांव का ठाकुर होता था, लैंडलॉर्ड होता था, वो भी उन पे बड़े अत्याचार करता था, गरीबी बहुत थी। तो कुछ ने तो गरीबी से सोचा शायद बाहर जाएंगे, पैसा मिलेगा तो गरीबी से निकलेंगे, ठीक है, इस होप में एक साइन कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट ऑल्सो टेम्प्ट एंड प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। और जो एजेंट थे वो भी झूठ बोल के बहका के लोगों को लाते थे, वैसे जैसे आजकल भी होता है ना, दुबई भेजने के नाम पे पैसा ठग लेते हैं, झूठ बोलते हैं आपको वहाँ पे इस तरह फैक्ट्री में काम मिलेगा या आपको टैक्सी चलाने को मिलेगी, ठीक है, आपको घर भी मिलेगा वहाँ पे। तो ऐसे ही वो एजेंट भी झूठ बोल बोल के जो है वो इंडेंचर लेबर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते थे, ठीक है। मोड ऑफ ट्रैवल, द नेचर ऑफ वर्क एंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, भाई कैसे लेके जाएंगे, उनको बोल देते थे आपको ऐसे शिप में ले जाएंगे, बढ़िया आपको रहने का मिलेगा वहाँ पे, खाने को मिलेगा, ठीक है। तो लोग सोचते थे ठीक है यहाँ की लाइफ से तो वो ठीक है, भाई जाएंगे कम से कम कंडीशन तो मिलेंगे, बट उनको तो क्या पता रहता था कि ये सब झूठ है, ठीक है। Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage. कई लोगों को तो एजेंट ये भी नहीं बताता था भाई तुमको एक बहुत लंबी सी वॉयेज यानी कि समुद्री यात्रा करनी है, ठीक है, तुम्हें कई महीने तो वहाँ ओशियनिक ट्रैवल में लग जाएगा। उनको क्या पता, बस यहीं थोड़ी दूर जाना है, इतने दिन लगेंगे, ये वो झूठ बोल के उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिए जाते थे। समटाइम एजेंट वर फोर्सिबली अबडक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट, और कई बार तो कुछ दबंग टाइप के लोग होते थे, वो लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आते थे, या जो काम नहीं करना चाहता था उसको डरा धमका के भेज देते थे अपने कमीशन के चक्कर में। So 19th century indenture has been described as a new system of slavery. तो ये भी एक तरह की स्लेवरी थी, गुलामी थी। इंडेंचर लेबर भी, उसमें भी किसी तरह का कोई छूट नहीं था, काम करना है, ठीक है, ठीक है, काम करना है, नो प्रॉब्लम, बट छुट्टी नहीं है, बीमार हो गए तब भी छुट्टी नहीं है, आप कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, प्लांटेशन ओनर से पूछे बिना आप कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, ठीक है। और काम का तो इतना ज़्यादा बोझ रहता था, हद से ज़्यादा, दिन में 14 घंटे 15 घंटे पता नहीं, बस काम पे ही लगाए रखते थे उनको। On arrival at plantation, laborers found condition to be different from what they had imagined. तो जैसे भी वो काम पे आते थे तो उनको लगता था भी जैसा उन्हें बताया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कंडीशन तो बिल्कुल उल्टी हैं। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वर हार्श एंड देयर वर फ्यू लीगल राइट्स, उनके पास बहुत कम लीगल राइट्स हैं, उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो भी अच्छी नहीं हैं। बट वर्कर डिस्कवर्ड देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग, बट जब बंदा कहीं जाता है, प्रॉब्लम में फंसता है तो उसके तरीके भी ढूंढता है। तो वहाँ जो इन इलाकों में, कैरेबियन कंट्रीज़ में लोग गए या फिजी में गए, जहाँ भी गए उन्होंने अपने कुछ तरीके ढूंढ लिए जीने के। मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू द वाइल्ड्स, कुछ लोग जंगलों में भाग गए। दो इफ कॉट दे फेस सेवर पनिशमेंट, बट अगर वो पकड़े जाते तो उनको बड़ा सेवर पनिशमेंट मिलता था, बहुत उनको पनिशमेंट मिलती थी उनको। अदर डेवलप न्यू फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, और बहुत सारे अदर लोगों ने अपने कुछ कलेक्टिव यानी कि लोगों के साथ मिलजुल के कुछ न्यू फॉर्म, न्यू सोसाइटीज़ क्रिएट कर ली। ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स, कुछ नए कल्चरल फॉर्म बन गए, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू, कुछ ओल्ड कुछ न्यू मिला के एक मिक्सचर सा उन्होंने तैयार हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरीके के लोग गए थे। So in Trinidad, the annual Muharram procession was transformed into a riotous carnival called Hose, in which workers of all race and religious joined. ठीक है, अब मुस्लिम्स में एक फेस्टिवल होता है, उसको कहा जाता है मुहर्रम। ओके, तो क्या हुआ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जमैका, इन एरियाज़ में जो इंडियन एंड अदर, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस भी थे, वहाँ पे चाइनीज़ भी थे, वहाँ पे अफ्रीकन लोग भी थे, उनमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हर तरह का आदमी है, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तंग सब हैं, सबको एम्प्लॉयर तंग कर रहा है, ठीक है। तो अब वो लोग ऐसे, अब सब क्या हैं, काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, मुस्लिम्स का एक फेस्टिवल होता है मुहर्रम। मुहर्रम में क्या होता है, एक जो फेस्टिवल मनता है, बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, और ये एक मातम मनाने वाला त्यौहार है।
तो उसमें क्या करते हैं लोग, मातम मनाते हैं, अपने आप को पीटते हैं, ठीक है, तलवारें चाकू मारते हैं अपने शरीर पे। अब वो जो फेस्टिवल था उन्होंने उसको एज ए मोटिवेशनली अपने आप को एनर्जाइज रखने में होने लग गया। हर तरह का लोग, वेदर वो मुस्लिम है या नहीं है, ऑल रेसेस, ऑल रिलीजन, हर धर्म के लोग जो थे वो उस फेस्टिवल को मनाने लग गए बड़े जोश से। किस लिए? ताकि उनकी जो पावर है, उनका जो एनकरेजमेंट है, उनका जो एंथुसिया है वो बना रहे, ठीक है। एक तरह से वो अपनी पावर दिखाते थे उस दिन। So Muharram procession was transformed into a riotous carnival called होसे, और वहाँ पे उसको क्या कहा जाने लग गया? होसे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज होसे, एक्सप्लेन अबाउट दिस। ओके, होसे क्यों बोलते थे? क्योंकि ये जो फेस्टिवल है मुहर्रम, मुस्लिम्स में इमाम हुसैन उनकी शहादत पे, यानी कि वो एक वॉर में, एक लड़ाई में क्या हो गए थे? शहीद हो गए, ठीक है। तो उनकी शहादत पर ये फेस्टिवल होता है, कोई खुशी का त्यौहार नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उस दिन मातम मनाया जाता है और लोग काले कपड़े पहनते हैं, अपने आप को तलवारें मार रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, ठीक है। तो वो एक इस तरह का प्रोसेशन निकलता है, जुलूस निकालते हैं लोग। तो इस इमाम हुसैन की वजह से उस फेस्टिवल का नाम क्या हो गया? होसे। क्योंकि ये एरिया जो था वहाँ पे इंग्लिश भी बोल रहे हैं, वहाँ पे हिंदी वाले लोग भी हैं, मुस्लिम भी हर तरह के हैं, तो उसका एक इंग्लिश कन्वर्जन हो गया नेम का। हुसैन से क्या रख दिया? होसे। तो वहाँ पे मुहर्रम फेस्टिवल को होसे कहना शुरू कर दिया। इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेस एंड रिलीजन जॉइन। सिमिलरली द प्रोटेस्ट religion of Rastafarianism made famous by Jamaican reggae स्टार बॉब मार्ले। जमैका के एक सिंगर हुए हैं बॉब मार्ले, बहुत फेमस हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी सिंगिंग्स के जरिए भी एक तरह का प्रोटेस्ट दिखाया है। इज ऑल्सो सेट टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चरल लिंक विद इंडियन माइग्रेंट टू कैरेबियन। तो उन्होंने भी कुछ ऐसे, यानी कि एक नए तरीके का ही कल्चर वहाँ पे डेवलप हो रहा था, ठीक है। जैसे ये भी एक तरह का नया कल्चर ही हो गया था, एक नया त्यौहार डेवलप हो गया था वहाँ पे, क्योंकि सब लोग मिलजुल के रहना शुरू हो गए। और इस दिन क्या होते थे, वो अपना पावर दिखाने का उनको दिन मिलता था। So chutney music, popular in Trinidad and Guyana, is another creative contemporary expression of post-indenture experience, ठीक है। एक म्यूज़िक, चटनी म्यूज़िक उसको बोलते थे, वो भी एक तरीके का म्यूज़िक था जिसमें लोग अपने एक्सप्रेशन दिखाते थे। So these forms of cultural fusion are part of making of global world, where things from different places get mixed, lose their original characteristics and became something entirely new। तो ये भी क्या है? ये एक सिंबल है ग्लोबल सिस्टम का। भाई एक जगह पे आपस में जो दुनिया की कनेक्टिविटी थी उसकी वजह से तरह तरह का लोग आए, उनकी जो ओरिजिनलिटी थी कल्चर की वो ख़त्म हो गई या कम हो गई और एक नए कल्चर डेवलप हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे यानी जो हिंदुओं के त्यौहार थे वो भी सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुस्लिम्स के त्यौहार वो भी सेलिब्रेट हो रहे हैं, म्यूज़िक भी मिक्सचर हो गया, ठीक है। नए त्योहारों के नाम, अब मुहर्रम का नाम होसे हो गया, और होसे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि एक क्या हो गया, कुछ नया, न्यू कल्चर। सो दो दीज न्यू कल्चर रिप्लेस ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड प्रैक्टिसेस। So most indentured workers stayed on after their contract ended or returned to their new homes after a short spell in India। तो इंडेंचर लेबर या तो वहाँ जाने के बाद फिर आते ही नहीं थे, मान लो 5 साल पूरे भी हो गए तब भी नहीं आ पाते थे, ठीक है, या तो उनका वहाँ दिल लग गया, और अगर आ भी जाते थे यहाँ पे तो यहाँ पे आने के बाद उनको फिर से काम नहीं मिलता था, फिर वहीं वापस चले जाते थे। Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries। तो इसीलिए उन कंट्रीज़ में आज भी बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो रहते हैं, एंड उनके जो यानी कि फोर फादर्स थे वो इंडियंस थे। हैव यू हर्ड ऑफ द नोबेल प्राइज़ विनर V.S. नॉयपॉल? अब एक अमेरिका के लिटरेरी पर्सन है, राइटर हैं, उनका नाम है V.S. नॉयपॉल, ठीक है। तो V.S. नॉयपॉल जो है वो इंडियन है, उनके फोर फादर्स कभी इंडिया से गए होंगे बट वो अब अमेरिकन है, अमेरिका में रहते हैं शुरू से, ठीक है।
Some of you may have followed the exploit of West Indies cricketers. ओके तो जैसे मैंने आपको कुछ नाम बताए थे वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स के, शिव नारायण चंद्रपॉल, राम नरेश सरवण, सुनील नारायण. ओके सो इफ यू हैव वंडर्ड व्हाई देयर नेम साउंड वेजली इंडियन, तो आपको क्यों लगता है वो जो नाम है सुनील नारायण, नाम राम नारायण, वो इंडियंस नेम क्यों है? वो रहते वहाँ है वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है, और नाम इंडियंस हैं. वाई? तो ये रीज़न है उसके पीछे. द आंसर इज दैट दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम इंडेंचर लेबर माइग्रेंट फ्रॉम इंडिया. तो वो लोग जो इंडिया से माइग्रेंट लेबर के तौर पे, इंडेंचर लेबर के तौर पे वहाँ गए थे, उनके बच्चे हैं, उन्हीं की पीढ़ियाँ हैं वो. From the 1900, India's nationalist leader began opposing the system of indenture labor and migration as abusive and cruel. It was abolished in 1921. तो ये जो इंडेंचर लेबर वाला सिस्टम था, इसको इंडिया में प्रोटेस्ट होने लग गया. जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने उसका अपोज किया, विरोध किया. तो 1921 में इंडेंचर लेबर जो थी वो अबॉलिश कर दिया, वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया. So Indian yet for a number of decades afterward, descendant of Indian indenture worker often thought of as coolies remained an uneasy minority in Caribbean islands. ठीक है, तो आज भी इन आइलैंड्स में इंडियन लोग हैं तो माइनॉरिटी में. ठीक है. Some of Naipaul's early novel capture their sense of loss and alienation. इसीलिए नॉयपॉल, वी.एस. नॉयपॉल ने जो राइटिंग की है, लिखी है, उसमें आपको उस टाइम की कुछ ऐसी फीलिंग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी. ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने किया है इंडेंचर लेबर के बारे में, और वो कैसे मूवमेंट हुआ, कैसे एक जगह से दूसरी जगह गए, क्या कंडीशंस थी. ठीक है, तो वो हमने पढ़ी. ओके बेटा, सो आई होप आपको समझ आया. ओके, थैंक यू.